वेलकम बैक टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी AK47। जैसा कि आप सभी को पता है, जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 12th में हैं उनका 16 डेट को हिंदी का एग्जाम आ गया है। कहने मतलब अब दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि एग्जाम में केवल और केवल 2 रात का और 1 दिन का ही समय बाकी है। 16 तारीख में आपको एग्जाम देने जाना है। तो अब आई होप हिंदी का लगभग सारा सिलेबस आप कंप्लीट पढ़ चुके होंगे या चीजों को आप रिवाइज कर चुके होंगे, क्योंकि ये तो टाइम ऐसा है 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले तो बच्चा केवल रिवीजन में ही टाइम देता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आपको हिंदी के ऐसे कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। भाई वैसे तो हिंदी का सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बे टॉपिक बताऊंगा कि आपको लगभग किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे आप एग्जाम में इन टॉपिक से रखे हुए क्वेश्चन को पाएंगे और 99% आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जैसे ऑप्टिकल में क्वेश्चन आते हैं, 2 पैराग्राफ है, कौन सा आएगा, कहां से आएगा, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। जिसको इंपॉर्टेंस है वही वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे। बाकी जो चाहता है कि मैं कंप्लीट हिंदी पढ़ चुका हूं, मुझको हिंदी में कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है, वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि ये वीडियो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए है, जिससे आपको लगभग 90% कंप्लीट चीजें यहां इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वहां से हिंदी के एग्जाम में मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं 90 नंबर्स के लिए। बने रहिए वीडियो में। देखो, पहला जो कंफ्यूजन बच्चों का आता है वो आता है गद्य से। गद्य से वैसे आपके 5 से 6 चैप्टर आपके मॉडल पेपर में मास्टरमाइंड आप करते होंगे, उसमें दे रखे हैं 5 से 6 चैप्टर, लेकिन मैं आपको केवल 3 चैप्टर बताने वाला हूं। 3 चैप्टर से ही एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ मैं इनको तुम्हें समझाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप पहले चैप्टर आता है आपका, राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का सबसे आसान ट्रिक ये है कि इसमें राष्ट्र आएगा, भूमि आएगा, धरती आएगा और पृथ्वी आएगा। जहां भी किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी गद्यांश में आपको 4 शब्द दिखाई दे, समझ लो वो राष्ट्र के स्वरूप से है और आप उसको लिख देंगे राष्ट्र के स्वरूप से लिखा है। उसके लेखक का नाम कंप्लीट आप करके लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, उसको आप कर देंगे आराम से। ठीक है। दूसरा चैप्टर आपके पास है अशोक के फूल। अशोक के फूल में एक तो अशोक के बारे में बात हो रही होगी, अशोक को हम जाते हैं। देखो, यहाँ पे अशोक के फूल के बारे में बात है, लेकिन आपने सुना होगा कि अशोक नाम का एक राजा भी था, अशोक नाम का एक सम्राट था। तो एक पैराग्राफ हमारा यहां से बन के आता है कि अशोक के फूल कहीं से पैराग्राफ में हमको सम्राट लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं सम्राट लिखा है किसी पैराग्राफ में, तो वो चैप्टर किससे? अशोक के फूल से। दूसरा, इसमें फूल के बारे में बात हो रही है और फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प भी बोलते हैं। फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प भी बोलते हैं। तीसरा है आपका भाषा और आधुनिकता। देखो, भाषा और आधुनिकता का सीधा सा मतलब निकल कर आ रहा है कि इस चैप्टर में एक तो भाषा के बारे में बात हो रही होगी और दूसरा आधुनिकता का मतलब क्या होता है? आधुनिकता का मतलब निकल के आता है हमारा कहां से? विज्ञान से। तो इस चैप्टर में हमारे भारत के विज्ञान के बारे में बात हो रही होगी, भाषा के बारे में बात हो रही होगी। समझ लेना, जहां भाषा के बारे में बात है और जहां विज्ञान के बारे में बात है, वो चैप्टर लिया गया हमारे, वो पैराग्राफ हमारा कहां से है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 99% आपको इन 3 चैप्टर में से एक गद्यांश देखने को जरूर मिलेगा। आप आराम से इनको कर सकते हैं। पहला का मैंने पहचान बताई, राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें आपको राष्ट्र, पृथ्वी, धरती, भूमि ये शब्द मिलेंगे। दूसरा, अशोक के फूल से बताइए, इसमें आपको सम्राट, पुष्प, फूल और अशोक ये 4 शब्द आपको लिखे दिखाई देंगे। और तीसरा बताया गया भाषा और आधुनिकता। आधुनिकता मतलब होता है विज्ञान, जहां पे हमारे विज्ञान के बारे में, हमारे साइंस के बारे में बात हो रही हो, जहां हमारी भाषा के बारे में बात हो रही हो, वो चैप्टर आपका लिया गया है भाषा और आधुनिकता से। ठीक है। बात करते हैं इसी के साथ साथ गद्य में आपको कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं, जो लगभग 99% आने ही आने हैं। आपको केवल 2 जीवन परिचय याद करके जाना है। पहला आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि आपकी मैं गारंटी ले सकता हूं 12th में 99% केसेस में इन 2 लेखकों में से ही किसी एक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जीवन परिचय क्या है और साहित्यिक परिचय क्या है। देखो, जब जीवन परिचय पूछा जाए तो आपको जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त करी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कहां जन्म हुआ, कब मरे, किस जगह पर मरे, इन शब्दों का देना होता है हमें जीवन परिचय में। लेकिन साहित्यिक परिचय में तुम्हें जन्म
और जन्म स्थान, उन्होंने कौन कौन से रचनाएं लिखी, योगदान कितना रहा, गद्य की रचना ज्यादा लिखी, पद की रचनाएं ज्यादा लिखी, या उन्होंने आलोचनाएं, निबंध, ये शब्द जो है हमारे पास, आलोचनाएं हो गया, निबंध हो गया, या कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, नाटक हो गए, कौन सी चीज ज्यादा लिखी, कौन कौन से नाटक लिखे, मतलब जितना भी उनका साहित्यिक, मतलब जितनी उन्होंने चीजें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, केवल उनके बारे में जानकारी देनी है, ज्यादा जीवन के बारे में जानकारी नहीं देनी उनके। तो बात समझ में आ रही है? अगर जीवन परिचय पूछा जाए तो हमें जन्म मृत्यु, जितना उनके जीवन में सब कुछ हुआ, जन्म मृत्यु, जहां जन्म हुआ वहां, जहां जन्म मृत्यु हुई वहां, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, सारी चीज लिखनी है। लेकिन अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो आपको केवल जन्म और मृत्यु और थोड़ा सा उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त करी और कौन कौन सी उन्होंने मेन रचनाएं लिखी, वो आपको जानकारी देनी है। तो दोनों में आई होप कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। तो ध्यान देना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या है, पद में चलते हैं। पद में निकल के आता है आपका पहला चैप्टर पवन दूतिका। पहला चैप्टर क्या है आपका, पवन दूतिका। पवन दूतिका जो आपका चैप्टर निकल के आता है, इसमें राधा, क्या, राधा, कृष्ण और हवा, हवा का मतलब वायु, इन तीनों चीजों के बारे में बात हो रही होगी। मतलब देखो पवन दूतिका में है क्या, पवन दूतिका में जो राधा है वो पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश पहुंचा रही है। तो सीधी सी बात है, देखो कभी कभी क्या होता है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कभी कभी क्या होता है कि आप पद को देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से आया है, पहचान नहीं पाते, केवल 4 लाइन आती है, सीधी सी बात है, पद की केवल 4 लाइन आएगी कविता की, और तुम पहचान नहीं पाते कि भाई कौन से चैप्टर से है। तो एक बार कंफ्यूज होने से पहले आप उसके जो नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं 4 या 5, उन पे निगाह मार लेना। उन क्वेश्चंस में आपको राधा, कृष्ण, हवा, वायु ये शब्द लिखे दिखाई दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर से भी पहचान सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है, जो हमारी पद है, वह कौन से पार्ट से, कौन से चैप्टर से लिया गया है। बात समझ में आ रही है ना? कि कभी कभी लाइनों को ना देखकर जो उसके नीचे लिखे क्वेश्चन होते हैं उनसे ही पता चल जाता है हमें कि कौन से चैप्टर से दिया गया पैराग्राफ लिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या है, केकई का अनुताप। केकई के बारे में बात हो रही है। केकई को आप सभी जानते हैं, रामायण में भरत जी की माता थी। तो इसमें क्या होगा, भरत, राम, है ना, या फिर वनवास। बात कुल मिला के है कि अयोध्या जैसे, मतलब कहीं ना कहीं रामायण के बारे में बात चल रही होगी। केकई का अनुताप क्या है, रामायण के बारे में बात चल रही होगी। तो आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो लाइंस ली गई हैं वो केकई के अनुताप से ली गई हैं। ठीक, लास्ट है आपका, सॉरी मतलब थर्ड है आपका श्रद्धा मनु चैप्टर। देखो श्रद्धा मनु में क्या है, श्रद्धा और मनु को माना जाता है कि ये इस विश्व के सबसे पहले 2 व्यक्ति थे, श्रद्धा और मनु। इस दुनिया में सबसे पहले जो इंसान हुए हैं वो श्रद्धा और मनु हुए हैं। तो उनमें कुछ बातें चल रही हैं, कुछ वाद विवाद चल रहा है किसी बात को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर, उनके जन्म को लेकर। अगर मैं श्रद्धा मनु चैप्टर के पहचान के बारे में बात करूं तो इसमें आपको पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा। जैसे कि एक लाइन आपकी यहां से स्टार्ट होगी, एक लाइन यहां से स्टार्ट होगी, एक लाइन यहां से स्टार्ट होगी, एक लाइन यहां से स्टार्ट होगी, फिर से अगली लाइन यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। ये पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा। तो हम इसका कोड दे देते हैं कि 1 2, फिर से 1, फिर से 2, 1 2। तो 1 2 1 2 1 2 का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा लाइंस में, लाइंस की पहचान करने के लिए। आप आई होप आप श्रद्धा मनु वाले चैप्टर को समझ चुके होंगे कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। लाइन को देखकर, पहली लाइन यहां होगी, दूसरी लाइन जो स्टार्ट हुई होगी ना वो उसके आधे से स्टार्ट हुई होगी, फिर से तीसरी लाइन शुरू से स्टार्ट हुई होगी, फिर से चौथी लाइन आधे से स्टार्ट हुई होगी, फिर से इस तरह से लगातार इसका पैटर्न चलेगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर आता है पर हमारे पास गीत, जो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। और गीत की सबसे अच्छी पहचान ये है कि गीत सेकंड और गीत थर्ड, आपके गीत के 3 पार्ट हैं, गीत फर्स्ट है, गीत सेकंड है और गीत थर्ड है। तो आपको केवल गीत सेकंड और गीत थर्ड को ही आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर गीत से कोई पैराग्राफ आएगा या लाइंस आएंगी तो वो गीत सेकंड और गीत थर्ड से ही आएंगी। आप उनको एक बार रीड कर लीजिएगा ध्यान से, आप समझ जाएंगे। है इसमें कुछ नहीं, महादेवी वर्मा किसी बात को कह रही है, किसी बात को उन्होंने दुखद अवस्था में कहा है, मतलब पूरी लाइंस जो है दुख को प्रकट करती हैं। देखो है हमारे पास राधा कृष्ण वाले में दुख की बातें, लेकिन यहाँ ये 4 शब्द जरूर यूज हो रहे होंगे, लेकिन गीत में ये ऐसे कोई राधा कृष्ण हवा वायु के बारे में बातें नहीं चल रही होगी, बस दुख की बातें चल रही होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो चैप्टर आपका कहां से लिया गया है, गीत से लिया गया है। ठीक, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई गीत सेकंड लिखना है, गीत थर्ड लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, हमें खाली गीत लिखना है, ना कि गीत फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, आगे चलते हैं। कहानी, ये कहानी में
बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि सारांश याद करें या उद्देश्य याद करें और कौन सी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सबको पता है कि पंचलाइट को सब प्रायोरिटी देते हैं कि पंचलाइट आएगी और पंचलाइट का आप सारांश याद कर लीजिए और उसका उद्देश्य याद कर लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पंचलाइट ना देकर वो आपको बहादुर देते हैं। मतलब ऑप्शन में तो आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर चारों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पंचलाइट का ऑप्शन ही हटा देते हैं, आपको बहादुर, ध्रुव यात्रा में से उद्देश्य या उसका सारांश लिखने दिए चार ऑप्शन में दे देते हैं। फिर क्या करोगे? तो आपको मेरी तरफ से है कि भाई नंबर देती है 5, शायद 5 नंबर की आती है, तो आपको क्या करना है, पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ना है। पंचलाइट में जो आपके पास गोदान था, वो मेन हीरो था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा गया था, 2 ग्रुप बने हुए थे, एक ब्राह्मण वर्ग, एक राजपूत वर्ग। तो इस तरह से पूरी सारांश को आपको कम शब्दों में, छोटे शब्दों में करके लिखना है। या कभी कभी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है। देखो दोनों का मैं उद्देश्य शॉर्ट में बताता हूं। पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य था वो ये था कि किस प्रकार से ग्रामीण वर्ग के लोग एक दूसरे समूह में बट जाते हैं, वर्गों में बट जाते हैं और परस्पर आपस में निंदा करते हैं, मतलब एक दूसरे की बुराई करते हैं। ठीक, वो पंचलाइट का क्या था, उद्देश्य था। किस प्रकार से लोग समूह बना लेते हैं गांव में या शहरों में और वो एक दूसरे की निंदा करते हैं। जब ब्राह्मण वर्ग के लोग लालटेन या लैंप लेके आए थे, तो जो राजपूत वर्ग के लोग थे वो उनकी निंदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनपे किसी पे भी लैंप जलाना नहीं आता था। फिर गोदान को बुलाया गया था, गोदान ने लैंप जलाया था। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य निकल के आता है कि किस प्रकार लोग आपस में निंदा करते हैं, ग्रामीण वर्ग के लोग या शहरी वर्ग के लोग। दूसरा बहादुर। बहादुर में क्या, एक लड़का था, नेपाली लड़का था बहादुर, जिसकी कहानी आपको बताई गई है। वो घर से भाग आया था, तो उसने एक व्यक्ति के यहाँ पे काम किया, वहां पे उसको आरोप लगाया गया, उसके बाद वहां से भी चीजें छोड़ के भाग गया था। बहादुर कहानी को पढ़ लेना। इसका उद्देश्य ये बताया जाता है कि किस प्रकार से मध्यम वर्गीय लोग नौकर रख लेते हैं या नौकर रखने का एक तरह से ढोंग करते हैं अपने आप को उच्च दिखाने के लिए। किस प्रकार से मध्यम वर्गीय लोग अपने आप को उच्च दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, लेकिन उनकी देखभाल उनसे नहीं हो पाती। इसी का बहुत अच्छा चित्रण बहादुर कहानी में देखने को मिलता है। तो आप दोनों का उद्देश्य आई होप समझ चुके होंगे। ठीक, तो केवल आपको पंचलाइट और बहादुर 2 कहानी को देख लीजिएगा, तीसरी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 90% केस में पंचलाइट आई जाती है और बाय चांस पंचलाइट का ऑप्शन ना हो तो बहादुर तो हमारी कंप्लीट है ही। इन 2 से अलग तो नहीं जाने वाले आपके 5 नंबर। ठीक है, खंडकाव्य आपको सबको पता ही है, जो अपने जिला बिजनौर के पास चलता है। जिला बिजनौर में खंडकाव्य चलता है, हमारा क्या चलता है, सत्य की जीत। और सत्य की जीत खंडकाव्य में सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपका निकल के आता है वो आता है द्रौपदी का चरित्र चित्रण। द्रौपदी का चरित्र चित्रण, ये तो आप मान के चलिए लगभग आना ही आना है। और बाई चांस, मैंने बताया ना, बाई चांस, इन रेयर केस 4 साल 5 साल 6 साल में ऐसा एक बार कर देते हैं, वो धोखा दे देते हैं बच्चे को बोर्ड वाले। तो उसमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण ना देकर आपको दुर्योधन या दुशासन का चरित्र चित्रण दे देंगे। भाई महाभारत लगभग सभी बच्चों ने देखी होगी और उसमें द्रौपदी के बारे में सभी जानते होंगे। भाई निष्ठा, प्रतिष्ठा महिला, न्याय प्रिय, कृष्ण भक्त प्रेमी, ऐसी हेडिंग 3 या 4 बना देंगे और द्रौपदी के बारे में लिख देंगे। और 1-2 जैसे दोहा है, अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, क्या होता है अपमान इसका, कराऊंगी आज मैं तुझे इसका बोध। तो ऐसे 1 या 2 आपको लाइन, शॉर्ट लाइन चीजें याद होनी चाहिए, मतलब कि एक तो दोहा टाइप से याद होनी चाहिए इसका, किसका, सत्य की जीत का। और उसको आप ब्लैक पेन से लिख के आएंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मतलब अगर 1 या 2 आपको दोहा टाइप की लाइन याद है इस खंडकाव्य से तो आपको नंबर गारंटी के साथ पूरे मिलेंगे, बाकी नंबर 1-2 कट जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे द्रौपदी का चरित्र हमको बिल्कुल ध्यान से याद करना है और दुर्योधन और दुशासन की मेन हेडिंग देख लेना, बाई चांस नहीं आया तो हम लिखाएंगे वहां पे। ठीक, तो हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी का मेन पार्ट ये है। आगे हम देखते हैं संस्कृत और व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, कौन कौन से पैराग्राफ पढ़े हैं जो हमको देखने के लिए मिलेंगे, श्लोक कौन कौन से देखे हम जो हमको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, और व्याकरण में हम कौन कौन सी चीजें ऐसे देखें जो हमें पूरे मार्क्स मिले। तो हिंदी का तो मेन चीज यही है, आगे संस्कृत और व्याकरण बचती है, उसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। क्योंकि देखो रिवाइज के टाइम पे हमें मेन चीजें ज्यादा देखनी होती है। रिवाइज तो हम सारा करते हैं, लेकिन मेन चीजों पे हमें फोकस ज्यादा करना होता है रिवाइज के टाइम। तो आप रिवाइज के लिए इन सब टॉपिक को जरूर 100% रिवाइज करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आपको 90% भी +9 कर लेते हैं, मतलब 99% आपको यही मिलने वाला है एग्जाम के अंदर हिंदी के। इससे बाहर आपको बहुत ही कमी से मिलेगा, रेयर केस में। ठीक, तो आगे बात करते हैं व्याकरण की और संस्कृत की। बात करते हैं संस्कृत के बारे में। आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है कि आपको वहां से लगभग
99% रखा हुआ दिखाई दे एग्जाम के अंदर। देखिए पहला आपको अगर बात करें संस्कृत भाषाएं महत्वम, ये आपका चैप्टर है संस्कृत भाषाएं महत्वम, ये आपको पढ़ना है और इसके आप एक बार पूरी हिंदी पढ़ लेना, है ना। इसमें क्या है, संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा संस्कृत भाषा है महत्व, मतलब आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको संस्कृत भाषा भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, सभी भाषाओं की जननी बताया गया है, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद में इसका जिक्र किया गया है। तो संस्कृत भाषा के बारे में ही आपको सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। इसका अगर हिंदी अनुवाद की बात करें तो आप मेरे हिसाब से 20 मिनट देके या 10 मिनट देके एक बार पूरे चैप्टर की हिंदी पढ़ लीजिएगा और फिर गारंटी देता हूं कि आप आराम से वहां पे हिंदी लिख आएंगे बिल्कुल सही शब्दों में। बहुत से लोग कहते हैं डंडा बिंडा हटाओ हिंदी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार इस पूरे चैप्टर की हिंदी पढ़ लेना 20 मिनट का टाइम देके और फिर आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा मतलब कि हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा पक्का, आई गारंटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर होता है महामना मालवीय। देखो चांसेस तो होते हैं कि इसी से आ जाएगा, चांसेस होते हैं कि इसी से आ जाएगा, लेकिन बाय चांस कहते हैं ना सिक्योरिटी हमें साथ में लेके चलनी चाहिए, रेयर केस भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए कि बाय चांस इससे नहीं आया तो इससे तो आ ही जाएगा, बाकी हमें और चैप्टर छूने की जरूरत नहीं है संस्कृत में। देखो ज्यादा कोशिश तो इसकी है संस्कृत भाषा महत्व की, और बाय चांस इससे नहीं आया तो आपका महामना मालवीय से तो 100% दोनों में से एक से आ ही जाएगा। इसमें से कम चांसेस है, इसमें से थोड़े कम चांसेस है आने के, लेकिन इसमें तो 99% चांसेस है कि हाँ आएगा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। तो 4 चैप्टर है, 4 में से केवल एक चैप्टर बता रहा हूं जो ध्यान से पढ़ना है। सोचिए कितना कम बता रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ना है जरूर और आराम से 5 नंबर आप निकाल सकते हैं। एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, 20 मिनट का काम है। श्लोक की अगर बात करें, क्योंकि 2 श्लोक आते हैं उसमें से आपको एक ही हिंदी बनानी पड़ती है, तो श्लोक आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के पढ़ लेना। श्लोक आपको पढ़ने हैं किसके, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के केवल श्लोक पढ़ने हैं, इससे अलग श्लोक आपका नहीं आने वाला आपके हिंदी के एग्जाम के संस्कृत में। ठीक, और सुभाषित रत्नानी में से भी बेस श्लोक पढ़ने हैं जो कम से कम 3 बार आ गया हो, जो कम से कम 3 बार आ चुका हो। जैसे कि एक वो होता है हमारे पास, ना चोराहते ना राज्यते ना भाज्यते ना भ्रात भाज्यते, है ना, इस तरह का वो कि ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है, विद्या एक ऐसा धन है जो मतलब व्यय करने पर, खर्च करने पर भी बढ़ता है। इस तरह के जो बिल्कुल बहुत अच्छे श्लोक आपको इसमें दे रखे हैं सुभाषित रत्नानी चैप्टर में, उनमें से ही लगभग आएगा। ठीक है, और ऐसा देखना मैंने बताया कि जो कम से कम 3 बार आ चुका हो बोर्ड एग्जाम में, ऐसा को आपको ज्यादा प्रेफर करना है। तो आई गारंटेड आप इस चैप्टर को देख लीजिए, श्लोक के लिए वाला चैप्टर देख लीजिए, आपको 5 और 5 10 नंबर कंप्लीट आपके हो जाएंगे यहाँ। ठीक, केवल 20 मिनट का काम इसका है और 20 मिनट का काम इसका है, 40 मिनट में आपके 10 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद देखो व्याकरण में अगर बात करें, देखो मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, विभक्ति, शब्द में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द और वाक्य में त्रुटि मार्जन, ये आपका 1 नंबर का मुहावरा, 1 नंबर की लोकोक्ति, 3 नंबर की संधि, विभक्ति 2, कुल मिला के बात करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 नंबर के चीजें आती हैं जो आपकी आती है ऑप्टिकल में, मतलब कि एमसीक्यूज आएंगे इन 15 नंबर के आपके। तो इनके लिए केवल एक ही छोटी सी बात बताऊंगा 15 नंबर के लिए, कि केवल ऐसे पढ़ना, ऐसे मुहावरे, ऐसे लोकोक्ति, ऐसे संधि, ऐसे विभक्ति, ऐसे शब्द सूक्ष्म अंतर, ऐसे पर्यायवाची और ऐसे अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द और ऐसे वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इनको ऐसों को पढ़ना है जो 2019, 2020 और 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 2022 इन 3 साल में आ चुका हो, ऐसा को पढ़ना है। बात समझ में आ गई ना, 19, 20 और 22 में आ चुके हो, केवल ऐसे को हमको प्रेफर करना है, इनसे अलग मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। और मेरे हिसाब से क्या, यूपी बोर्ड भी यही प्रेफर करेगी आपको कि लगभग जहां पे एग्जाम बनाने वाले बैठे हुए हैं बेचारे, वो कि कोशिश करते हैं लोग बनाने की कि इनसे ही चीजों को रखा जाए, क्योंकि ये चीज जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है, जो इंपोर्टेंट चीज होती है वही पूछे जाते हैं मुहावरे। भाई फालतू चीजों को बच्चे से टेस्ट क्यों लिया जाए, फालतू जो इंपोर्टेंट नहीं है उस चीज का टेस्ट क्यों बच्चे से लिया जाए, कि जो इंपोर्टेंट चीज है उसी को एग्जाम में दिया जाता है और वही चीजें देखी जाती है कि बच्चों को इस चीज की नॉलेज है या नॉलेज नहीं है। तो इसलिए जो इंपोर्टेंट है वो आपके 19, 20, 22 में जरूर पूछी गई होंगी, तो आपको केवल उनको ही प्रेफर करना है जो इन 3 साल में पूछी गई हो। ठीक है, तो आई होप आपको संस्कृत के बारे में और इन 15 नंबर के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी।
तो मैंने बताया 40 मिनट इसकी है और लगभग 1.5 घंटे काम इन सबका होता है हमारे पास। पढ़ लेना है, चीजें याद आएंगी क्योंकि ऑप्टिकल में आएंगे ना एमसीक्यूज, देख के याद आ जाएगा, वैसे याद नहीं आएगा तो। ठीक, आगे देखते हैं कुछ आपके अलंकार, सोठा, रोला, छंद मतलब जिसे कहते हैं हम, है ना, और रस कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, देखते हैं, चलते हैं। लास्ट मिनट आपकी बची हुई है 2-4, इनमें आप कंप्लीट कर लेना। देखिए आगे हम लास्ट बात करते हैं रस, छंद और अलंकार के बारे में। देखिए पहले हम देखेंगे रस। रस आपको कौन कौन से पढ़ने हैं और किस प्रकार से आप समझ सकते हैं रस को। रस पहला होता है हमारे पास हास्य रस, दूसरा करुण रस, शांत रस और वीर रस। इन 4 रस को आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखो हास्य रस का आपको पता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास, है ना, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ाता चलूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। हास्य रस का स्थायी भाव हो गया हमारे पास हास, और इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में हास का भाव उत्पन्न होता है, और यही भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल अच्छा सा यही होता है कि हमारे पास शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, है ना। ये क्या है, शिव जी की बारात जा रही है और जो नारद जी हैं वो उसमें नृत्य कर रहे हैं, तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको ये अच्छा लगता एग्जाम्पल तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल जिसमें हंसी की भावना निकल के आ रही हो, ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, अगर किसी को हास्य रस का एक अच्छा एग्जाम्पल पता है तो वो नीचे कमेंट में जरूर बताए, जिससे और बच्चों को भी देखने में आसानी हो। अच्छा सा एग्जाम्पल और हल्का होना चाहिए, बच्चे को जल्दी से याद हो। ठीक, अगला आपके पास करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारे पास क्या, विनोद, है ना, विनोद, या जहां पे हमें क्या है मेन चीज, दुख हो, है ना, दुख की बात हो। परिभाषा कैसे बन सकती है, जब किसी अपने की अनिष्ट की आशंका हो, जब किसी अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका होने पर मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, और यही भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल था कि जब श्री राम जी सीता जी को ढूंढने निकलते हैं तब वो कहते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये करुण रस का उदाहरण है। और दूसरा जो उदाहरण आपका निकल के आता है वो है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सोने का पोल। ये आपके दोनों क्या है, करुण रस के उदाहरण है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और दूसरा हमारे पास क्या था, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सोने का पोल। ठीक, अगला आपका पास निकल के आता है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी होता है निर्वेद। इसका क्या होता है, निर्वेद। देखो निर्वेद या शांत का मतलब क्या होता है, ना खुशी ना दुख, है ना, ना तो व्यक्ति खुश है और ना ही वो दुखी है, ना ही वो उसके मन में कोई चंचलता है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ, निर्वेद भाव में बैठा हुआ है वो। ठीक, तो जहां पे ना खुशी ना दुख ना गम ना उत्साह, कुछ भी ऐसा भाव उत्पन्न ना हो, वहां पे हम देते हैं शांत रस। ठीक, तो शांत रस का एक एग्जाम्पल अगर देखें तो कह सकते हैं कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, मतलब जो किरणें हैं वो जलथल में बिल्कुल शांत स्वभाव से चलती चली आ रही, समुद्र की जो किरणें हैं बिल्कुल शांत स्वभाव से लहर रही हैं, तो आपका शांत रस का उदाहरण निकल के आ सकता है। और किसी को अगर शांत रस का उदाहरण और अच्छा पता हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जिससे बच्चों को मदद मिले कि शांत रस का एग्जाम्पल हमें कैसे लिख के आना है। नेक्स्ट आपके पास वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारे पास उत्साह। उत्साह मतलब हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए, जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, और यही भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। और वीर रस का आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का एक उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण आपका रामायण में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी हाई स्कूल में, जब रामायण आपने लक्ष्मण और मेघनाथ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हे तात तेरी शक्ति का मिलता कहीं अंत है नहीं, घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। सबसे आसान उदाहरण इसका माना जाता है कि रावण अपने पुत्र से कह रहा है, मेघनाथ से, जब वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है कि हे तात, हे मेघनाथ, तेरी शक्ति का मिलता कहीं अंत है नहीं, घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। तो इस दोहे को सुनकर, इस बात को सुनकर मेघनाथ के मन में क्या हुआ, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है, वीर रस की पुष्टि होती है। तो आई होप आपको चारों रस समझ में आ चुके होंगे। ठीक, बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार क्या है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों एक से होते हैं।
एक से का मतलब सेम नहीं होते, थोड़ा अंतर होता है। कैसे? देखो उपमा में क्या है, मान लो हमारे पास एक वस्तु है, ठीक। देखो वस्तु को नहीं हम लेके चलेंगे, पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हम पहले उपमा का लिखेंगे, है ना। हम कह रहे हैं कमल के समान कोमल चरण। इसमें क्या गया, चरणों की तुलना कोमलता के आधार पर कमल से की जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। चरणों की तुलना कोमलता के आधार पर चरणों से, सॉरी मतलब कमल से की जा रही है। कहना मतलब यह है कि जहां जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किसी एक गुण के आधार पर तुलना की जाए। दोबारा बोलता हूं, जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किसी एक गुण के आधार पर तुलना की जाए, वहां हमारा उपमेय अलंकार होता है। वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है? उपमेय अलंकार होता है। बात करते हैं रूपक की। रूपक में क्या होगा, इसमें बताया जाएगा चरण कमल है, चरण कमल है, मतलब चरणों को कमल बता दिया। यहां पे तुलना नहीं की, चरणों को बिल्कुल कमल बताया है, भेद रहित आरोप। तो हम रूपक में लिख सकते हैं क्या, कि जहां एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से भेद रहित आरोप के आधार पर, भेद रहित आरोप का मतलब कोई भी कमी नहीं है भाई, बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल टोटल चीज सेम है, भेद रहित आरोप के आधार पर तुलना की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। बात समझ में आई भाई। उपमा में ये समान शब्द, जैसा शब्द लगाए जाएंगे, लेकिन रूपक में चीज सीधे लिखी जाएंगी। चरण कमल है तो है, ठीक। बात करते हैं उत्प्रेक्षा के बारे में। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, यहां पे माना चरण कमल के समान कोमल है। यहां पे माना गया है, तो ध्यान रखना है, जहां पे माना, मनु, मानहु, माना, मनु, मानहु, ये शब्द आए, वहां पे हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो उपमा अलंकार में केवल एक गुण के आधार पर तुलना करेंगे, रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होगा, बिल्कुल चीज सेम बताई जाएगी, चरण कमल है तो है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में चीजों को माना जाएगा कि माना चरण कमल के समान कोमल है, वो है या नहीं है वो अलग बात है, मान लिया हमने, ठीक। तो तीनों को आप समझ गए होंगे। उपमा में एक गुण के आधार पर, रूपक में है, चीज तो है बिल्कुल कंप्लीट, और उत्प्रेक्षा में चीजें मानी जाएंगी कि माना चरण के समान कोमल, चरण कमल के समान कोमल है। आई होप तीनों को आप समझ चुके होंगे कि अंतर तीनों में आता है। बात करें यमक की और श्लेष की, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसको रेज करता हूं फिर, है ना, क्योंकि हमें यमक और श्लेष का भी यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल देके बताने से आपको चीजें समझ में अच्छे से आए। बात करते हैं यमक और श्लेष की। देखो दोनों आराम से याद हो सकते हैं केवल एक ही ट्रिक से। यमक में क्या होगा, यमक में एक ही शब्द, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, अधिक बार आएगा। इसमें भी सेम चीज होगी, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। लेकिन अगर यमक की बात करें तो यमक में मतलब उनका, किनका मतलब, दो या दो से अधिक बार जो एक शब्द आया है उसका मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब क्या होगा उसका, अलग अलग होगा। लेकिन श्लेष में क्या होगा, मतलब क्या होगा, एक सा होगा, इसको बोलते हैं सेम। मतलब क्या होगा, सेम होगा, मतलब एक सा होगा। बात समझ में आई दोनों की। यमक अलंकार में क्या है, यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका मतलब भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार ही आएगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, हर बार एक सा होगा।
ठीक, दोनों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल पहले कनक का बोलते हैं, सॉरी मतलब यमक का बोलते हैं, उसमें आप कनक शब्द आता है इसलिए कनक मुंह से निकल रहा है, तो यमक का बोलते हैं। यमक का एक एग्जाम्पल है, कनक कनकते सो गुने मादिकता अधिकाय बा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कनक कनकते सो गुने मादिकता अधिकाय बा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। यहां पे एक कनक नामक शब्द 2 बार यूज हुआ है, और एक बार उसका मतलब है सोना और एक बार उसका मतलब होता है धतूरा। कनक को हम सोना भी कहते हैं और कनक को हम धतूरा भी कहते हैं। तो यहां पर कहा गया कनक कनकते सो गुने मादिकता अधिकाय बा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। तो यहां पे दिया गया है कि एक सोना और धतूरा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सोने को इंसान ज्यादा पाले तो पागल हो जाएगा, और धतूरे को ज्यादा खा ले तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो ये आपको एक कंप्लीट मुहावरे में दिया गया है जो आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। रिपीट कर रहा हूं, कनक कनकते सो गुने मादिकता अधिकाय बा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। ठीक, श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, रहीमन पानी राखिए, रहीम जी का लिखा हुआ दोहा है एक, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे एक शब्द आया है पानी, और पानी शब्द लगभग 4 बार आया है, और चारों बार उसका मतलब पानी ही है। चारों बार उसका मतलब क्या है, पानी ही है। ठीक, तो अब आपको अलंकार समझ में आ चुके होंगे। बात करते हैं चौपाई, दोहा और सोरठा की। चौपाई को आप सभी जानते हैं, एक सम्मात्रिक छंद है, एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई क्या है, एक सम्मात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। परिभाषा से याद होगी ना, चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और इसके 4 चरण होते हैं। एग्जाम्पल हनुमान चालीसा सबको याद है, जहां से स्टार्ट हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसितु लोक उजागर रामदूत अतुलित बरधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपको 4 लाइन लिख देनी है, चौपाई का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, या फिर एक वो आपने सुना होगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदर्शित अजर बिहारी। ठीक, ये भी आपका एक चौपाई का उदाहरण है। आगे चलते हैं, दोहा। दोहा क्या है, दोहा में भी आपके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं। और इसको मैं सोरठे को बाद में लिख दूंगा नीचे। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा क्या है, दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो मैंने इसमें भी बताया है। रहीम जी का कोई दोहा, कबीर जी का कोई दोहा, तुलसीदास जी का कोई दोहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, है ना। या दोहा आपका हनुमान चालीसा में निकल के आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर बिमल यस जोधायक फलचारी। ये भी एक दोहा है। दूसरा ये मैंने बताया था, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये भी एक दोहा है। ठीक, तो दोहा आपके बहुत सारे निकल के आते हैं। आप कोई सा भी एक अच्छा सा दोहा याद कर लीजिए, और जिसको दोहा याद है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको कौन सा दोहा याद है, जिससे बच्चों को भी देखने में आसानी मिलती है। देखिए स्टडी में क्या है ना, मटेरियल ऐसा होता है, जो चीज एक बाई चांस मुझे कोई हल्का एग्जाम्पल ना पता तो हो सकता है कोई बच्चा बता दे, दूसरे बच्चों को मदद मिल जाए, तो आप बता सकते हैं अच्छा सा कोई एग्जाम्पल आपकी याद है तो। हालांकि जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं फेमस एग्जाम्पल है, और ये लगभग बच्चों को याद होते हैं। ठीक, बात करते हैं लास्ट आपके पास बचा है क्या, सोरठा। लास्ट के आपके पास सोरठा, और सोरठे में आपको कुछ नहीं करना होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा। देखिए मान लिया ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है।
तो दोहे और सोठे में होता क्या है, ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, ये यहां आ जाता है और ये यहां जाता है। दोबारा समझिए भाई, हमने पहले लिखा, मतलब पहले बताया था कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में दोहे की अगर बात करें तो कितनी मात्राएं थी, 13 मात्राएं थी। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं थी। लेकिन सोठा बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, सोठा दोहे का उल्टा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, सोठे के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें, सोठे में। बिल्कुल दोहे का उल्टा बोल देंगे। ठीक, तो सोठा आई होप आप समझ में आ गया होगा। और लिखना कैसे है सोठा, सोठे का एग्जाम्पल क्या होगा, जो एग्जाम्पल आपको दोहे का याद है, जो एग्जाम्पल आपको दोहे का याद है, बिल्कुल उसका उल्टा लिख दीजिएगा, सोठा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। हमने बताया कि दोहा सोठे का उल्टा होता है और सोठा दोहे का उल्टा होता है। तो हमने जो दोहा याद किया है उसका बिल्कुल उल्टा लिख दीजिए। दूसरे को पहले में, मतलब ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ऐसे लिख दीजिएगा, सोठा बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आपको रस, छंद, अलंकार तीनों एक फुल डिटेल के साथ मैंने समझाया, क्योंकि बच्चों को इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बहुत आसान है, चीजों को एग्जाम्पल थोड़े से याद होने चाहिए और पहचान पता चल जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और ये चीजें लिखी है, तो आप इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना और आराम से एग्जाम देके आना। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी 2 घंटे 4 घंटे बाद एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको हिंदी में कैसे लिखें जिससे आपके अच्छे नंबर आए। क्योंकि एक नंबर स्कोर करने के लिए बच्चे को नॉलेज प्लस लिखने की स्किल्स दोनों पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कि बच्चे को एक तो किताबी नॉलेज, बुक्स की नॉलेज, चीजें याद भी होनी जरूरी है, और दूसरा बच्चे को लिखना भी जरूर आना चाहिए। बच्चा, वरना बच्चे को याद तो बहुत कुछ है लेकिन वो अच्छे पैटर्न पे लिख के नहीं आ पा रहा, अच्छे पैटर्न पे चीजों को लिख नहीं पा रहा है, तो मार्क्स कटते हैं, रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं मार्क्स। ठीक, तो हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको हिंदी के एग्जाम में लिखने की ट्रिक क्या है, लिखा कैसे जाए कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी सी चीजें मिल पाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।